अस्सलाम वालेकुम। आई एम सत्यान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। सिंध में जूनियर स्कूल टीचर का टेस्ट नंबर 2 था आज, और ये लगातार 3 दिन टेस्ट के कंडक्ट होने हैं। तो हम सारे पेपर्स साथ साथ डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप लोगों को अगर यहाँ से रहनुमाई चाहिए हो और आप अपने आंसर्स वेरीफाई करना चाहते हो तो लाजमी तौर पर कर सकें। तो मुख्तलिफ हिस्सों में ये पेपर डिस्कस किया जाएगा और सारे हिस्से आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री को। तो केमिस्ट्री से आगाज करते हैं। केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स और फिर कंप्यूटर, 3 हिस्से डिस्कस किए जाएंगे। तो केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है, विच मेथड कैन बी यूज्ड टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड वाटर टू ऑब्टेन बोथ पार्ट्स। तो आपके पास एक ऐसी टेक्निक होनी चाहिए जिसके जरिए आप साल्ट और वाटर को अलग अलग कर सको। यानी कि एक पानी में आपने साल्ट मिलाया हुआ है लेकिन अब आप उनको अलग अलग करना चाहते हैं, तो आप उसकी करेंगे डिस्टिलेशन। उससे पानी जो है वो वेपोरेट होकर अलग हो जाएगा और जो साल्ट होगा वो अलग रह जाएगा, वो सॉल्यूशन के अंदर मौजूद रहेगा। सेकंड क्वेश्चन है, वर्क डन बाय अ थर्मोडायनामिक सिस्टम इज अ स्टेट फंक्शन। नहीं, जो वर्क डन होता है ये पाथ फंक्शन सिस्टम होता है, पाथ फंक्शन होता है, स्टेट फंक्शन नहीं होता। तो बी इसका ऑप्शन बनेगा, यानी कि फॉल्स। इसमें प्रोसीजर ज्यादा मैटर कर रहा होता है इनपुट और आउटपुट के मुकाबले में। इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू कंसंट्रेटेड एक्वस सोडियम क्लोराइड विद इनर्ट इलेक्ट्रोड। आपके पास एक सॉल्यूशन है नमक का, एक्वस सोडियम क्लोराइड, यानी कि जो सोडियम क्लोराइड है ये डिसॉल्व है पानी में, और आप उसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजारते हैं और उसके पास इनर्ट इलेक्ट्रोड है। तो व्हाट इज फॉर्म्ड एट द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कि जो कैथोड होगा वहां पर क्या चीज जमा होगी, तो वहां पर हाइड्रोजन गैस जमा होगी, क्योंकि जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो वहां पर टूटेंगे और वहां पर हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेंगे। बर्निंग फॉसल फ्यूल्स रिलीजेस हीट एनर्जी, विच सब्सटेंस इज नॉट अ फॉसल फ्यूल। कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोल तीनों फॉसल फ्यूल है। यूरेनियम जो है ये न्यूक्लियर एनर्जी का सोर्स है, ये कोई फॉसल फ्यूल नहीं है। What is the maximum mass of chromium that can be obtained from 76 ग्राम of chromium oxide। तो पहले तो आप देखें कि क्रोमियम ऑक्साइड का जो मोलर मास है ये क्या बनता है, Cr2O3। तो इसमें क्रोमियम 52 है, ऑक्सीजन 16, तो 2 आपके पास क्रोमियम के एटम्स हैं और 3 ऑक्सीजन के। तो हम क्रोमियम की जगह लिखते हैं 52, ऑक्सीजन की जगह लिखते हैं 16। तो हमारे पास इसका मोलर मैस आ जाएगा, अकेले क्रोमियम का 104 है, ऑक्सीजन का 48, कुल मिला के 152 ग्राम पर मोल। इस सारे में जो क्रोमियम का हिस्सा है वो है 104 ग्राम पर मोल। पूरे का जो मोलर मास बन रहा है वो Cr2O3 का 152 ग्राम पर मोल बन रहा है, अकेले क्रोमियम का हिस्सा 104 ग्राम पर मोल। अगर हम कहते हैं कि हम कितना मास यूज करें क्रोमियम का, दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 76 ग्राम ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड। अगर आप इसको 152 की बजाय 76 कर देते हैं तो ये कितना रह जाएगा, 152 को 2 से डिवाइड करें तो 76 रह जाता है, तो इसको अगर हम 2 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर आ जाता है 52 ग्राम। दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ न्यूट्रल साल्ट। तो न्यूट्रल साल्ट इनमें से सोडियम क्लोराइड है, बाकी जो Na2CO3 और या CH3COON है, Na है, यानी कि सोडियम कार्बोनेट या सोडियम एसीटेट जो है ये हमारे पास बेसिक साल्ट्स हैं, और अमोनियम क्लोराइड जो है NH4Cl ये एसिडिक साल्ट है। तो न्यूट्रल साल्ट सिर्फ इनमें सोडियम क्लोराइड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के मिलने से बनता है। पीएच ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन, न्यूट्रल सॉल्यूशन की पीएच हमेशा 7 होती है, सो 7 इज करेक्ट आंसर। विच गैस इज इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद एन एसिड। जब एक मेटल एक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं, जिंक प्लस H2SO4 इट गोज टू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये हमारे इसकी एक एग्जांपल हो जाएगी। द प्रोसेस ऑफ अ सॉलिड चेंजिंग डायरेक्टली इनटू अ गैस। देखिए, अगर सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा हो तो हम उसे मेल्टिंग कहते हैं, लिक्विड गैस में चेंज हो रही हो तो हम उसको वेपोराइजेशन कहते हैं, बॉइलिंग कहते हैं। लेकिन यहाँ पर सॉलिड डायरेक्टली अगर गैस में चेंज हो रहा है, दरमियान में लिक्विड की कंडीशन नहीं आ रही, तो इसको हम सब्लिमेशन का प्रोसेस कहते हैं। तो जो बर्फ से भाप निकल रही होती है वो असल में सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोबल गैस। नोबल गैस अपने अलावा किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, तो हीलियम जो है ये हमारे पास
नोबल गैस है। तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडोन, ये सारी नोबल गैसेस हैं। नेक्स्ट है द केमिकल फार्मूला ऑफ अ कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का केमिकल फार्मूला होता है NaOH। विच बॉन्ड इज फाउंड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब दोनों इक्वल शेयरिंग कर रहे हो इलेक्ट्रॉन्स की, या दो एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहे हो कम या ज्यादा, तो उसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसमें दोनों की तरफ से शेयरिंग होती है। जहां पर केमिस्ट्री कंप्लीट हुई, मैथ शुरू करते हैं। केमिस्ट्री, मैथ और चेक करते जाएंगे कि नेक्स्ट कौन सा पोर्शन आता है। तो मैथमेटिक्स में पहला क्वेश्चन है, जुनेद एंड सरफराज हैव सिंगिंग क्लास एवरी 4th डे एंड 10th डे रिस्पेक्टिवली। जो जुनेद है यह हर चौथे दिन जाता है सिंगिंग क्लास के लिए, और सरफराज हर 10वें दिन जाता है। तो अगर वो आज इकट्ठे हैं तो नेक्स्ट कौन सा दिन होगा जब उनके इकट्ठे होने के चांसेस हैं। तो हम 4 और 10 का एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जो 10 के मल्टीपल्स हैं वो हैं 10, 20। हम फिलहाल 20 पे रुकते हैं। 4 को चेक करते हैं क्या ये 20 तक पहुंचता है। 12, 16, 20। तो 20वां दिन होगा जब ये दोबारा इकट्ठे हो सकेंगे। तो एलसीएम के जरिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि दो छोटे नंबर्स आगे चल के कब प्रोजेक्ट होकर एक ही नंबर पर इकट्ठे हो सकते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी इनिशियली डिपॉजिटेड इनटू एन अकाउंट और बोरोड फ्रॉम अ लेंडर। वो रकम जो आप उधार लेते हैं, तो वो ओरिजिनल जो रकम होती है वो क्या कहलाती है, उसको हम प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। फिर इसके ऊपर एक मार्कअप रेट लगता है और फिर इंटरेस्ट लगता है। अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 20% above the cost price and offers 15% discount. His gain percent is। अब देखने में तो ऐसे लग रहा है कि 20% बढ़ाकर 15% कम कर दी तो 5% फायदा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम कह लेते हैं कि जो ओरिजिनल प्राइस है हमारे पास, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस अगर वो 100 रुपए हो, तो उस पर जब वो 20% मार्क उस पर ज्यादा लगाएगा, गेन लगाएगा 20% का, तो वो हो जाएगी 120 रुपए की चीज। ये उसका ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस पर 20% गेन था। लेकिन अब अगर वो डिस्काउंट लगा रहा है, तो डिस्काउंट लग रहा है 120 पर। तो जो 15% को आपने डील करना है वो 120 के अकॉर्डिंग करना है। तो 15% ऑफ 120 आपने फाइंड आउट करना है। दैट विल बी 15 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 120। ये आपका हो जाएगा, ये 0 0 से गया, ये हो जाएगा 2 5s are 10, 3 5s are 15, 2 6 are 12, 6 3s are 18। 18 रुपए का डिस्काउंट है, तो जो सेलिंग प्राइस होगी वो होगी 120 माइनस 18, यानी कि 102 रुपए। तो ओरिजिनल प्राइस थी 100, अब जो जिसमें चीज बिक रही है वो है 102, तो जो नेट गेन उसे मिल रहा है वो 2% का मिल रहा है। तो 2% इज द करेक्ट आंसर। द डिग्री ऑफ द टर्म 5x स्क्वायर yz इज। तो इसकी जो डिग्री निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सब एक्सपोनेंट्स को जमा कर लेंगे। x स्क्वायर प्लस y1 और z का भी एक्सपोनेंट है 1, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 4। तो इसकी डिग्री 4 होगी। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल 3 इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड। एक ट्राइंगल के मुख्तलिफ एंगल्स को, उनके सारे इंटरनल बाइसेक्टर्स को, इंटरसेक्शन को हम बोलते हैं इनसेंटर। नेक्स्ट, देयर आर 60 पैसेंजर्स इन द फर्स्ट कैबिन ऑफ द ट्रेन, 100 इन द सेकंड एंड 140 इन द थर्ड। तो जो 16th कैबिन होगा उसमें कितने पैसेंजर्स होंगे। तो यहां पर हम अरिथमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला अप्लाई करेंगे। अरिथमेटिक सीक्वेंस के फार्मूला के अकॉर्डिंग हमारे पास जो पहला कैबिन है उसमें पैसेंजर्स की तादाद 60 है, और दूसरे में जो उससे नेक्स्ट आ रहा है उसमें 100 है। तो जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 40। तो अब यहां पर आप फार्मूला अप्लाई करेंगे कि आपने A16 के अंदर फाइंड आउट करना है, तो आपने A1 में प्लस करना है जो बाकी के कैबिन्स हैं, मल्टीप्लाई जो डिफरेंस है। तो ये आपके पास आ जाएगा 60 प्लस 15 मल्टीप्लाई 40, 600, और आपका आंसर आ जाएगा 660। तो जो 16वां कैबिन होगा उसमें 660 लोग होंगे। द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब शेप्ड कार्टन विद एन एज लेंथ ऑफ 5 यूनिट्स इज। तो जो सरफेस एरिया होगा एक क्यूब शेप्ड कार्टन का, तो वो कितना बनेगा। तो क्यूब जो होता है, क्यूब एक कमरे जैसा होता है, इसकी टोटल 6 साइडें बन रही होती हैं, 4 दीवारें, छत और फर्श।
तो हमने सबका सरफेस एरिया जमा करना है, तो सरफेस एरिया का फार्मूला होता है एक साइड, क्योंकि क्यूब है तो सारी साइडें बराबर हैं, तो साइड का स्क्वायर मल्टीप्लाई 6 साइड्स। तो साइड जो है वो आपके पास 5 यूनिट्स की है, तो 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 6, तो ये हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 6 150, तो 25 × 6 150 इसका आंसर होगा, फिर 150 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट है आई हैव टू वर्क फॉर 500 मिनट्स अ डे एट माई वर्क प्लेस। इफ आई अराइव एट 9:15 AM टूडे आई शुड लीव एट। अच्छा, 500 मिनट असल में बनते हैं 4 घंटे और 20 मिनट। तो अगर 9:15 पर कोई आ रहा है तो अब आपने इसमें देखना है, बल्कि ये बनते हैं 8 घंटे और 20 मिनट, 480 मिनट होते हैं 8 घंटे में और 20 मिनट एक्स्ट्रा है। तो 9 घंटों में 8 घंटे जमा कर लें और 20 मिनट में 15 मिनट में 20 मिनट जमा कर लें, तो ये हो जाएगा 35 और 9 और 8 हो जाएगा 17। तो 17:35 जो है ये 24 आवर्स के टाइम के अकॉर्डिंग है। और अगर आपने AM PM के चक्कर में जाना है तो पहले 12 घंटे जो है वो पहला दिन मुकम्मल कर देंगे और उसके बाद 5:35 PM के होंगे, तो 5:35 पे वो पर्सन क्या कर रहा होगा, लीव कर रहा होगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है प्राइसेस ऑफ मिल्क एंड व्हीट वर इन द रेशियो 3:2। इफ द प्राइस ऑफ व्हीट इंक्रीजेस बाय 50%, इसकी प्राइस आपने बढ़ानी है 50%, यानी कि अगर पहले 1 है तो अब उससे ये ज्यादा बढ़ जाएगी, 50% हो जाएगी। तो अगर पहले 3:2 है तो अब हमने 3 को तो उतना ही रहने देना है, 2 को 50% बढ़ाना है, यानी कि 0.5 आपने पहले से बढ़ा देना है, तो 3:3 हो जाएगी। एक्चुअली ये 1:1 की सिंप्लीफाइड रेशियो बन जाएगी। नेक्स्ट है व्हेन अ डाइस इज रोल्ड ट्वाइस द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स विल बी। अगर आप एक लूडो के दाने को 2 दफा फेंकते हो तो कितनी आउटकम्स आ सकती हैं? एक लूडो के दाने में टोटल 6 आउटकम्स होती हैं, दूसरे की भी 6 मिलाकर टोटल 36 पॉसिबल आउटकम्स उसकी बन जाएंगी। तो 36 इज करेक्ट आंसर। इसको आप इस तरीके से समझ लें कि पहले रोल पर भी 1 आ रहा है, दूसरे पर भी 1, पहले पे 1, दूसरे पे 2, पहले पे 1, दूसरे पे 3, इस तरीके से ये 1 के साथ 6 पॉसिबिलिटीज, फिर 2 के साथ 6 पॉसिबिलिटीज, 3 के साथ, तो 6 के साथ टोटल 36 पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी। इफ एन इंक्रीज इन वन क्वांटिटी काजेज ए डिक्रीज इन अदर क्वांटिटी देन दे आर इन। तो अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है, इसको हम इनवर्स प्रोपोर्शन का नाम देते हैं। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 8x + 16 आर। तो हम पहले क्या कर लेते हैं कि इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये -4x + 16, इसके फैक्टराइजेशन हम एक्चुअली कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा x -4 तो ये हो जाएगा x - 4 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। तो ये असल में हो जाएगा x इज इक्वल टू +4। तो x आपके पास +4 में आ रहा है, ये एक रियल नंबर है, तो चूंकि ये रियल नंबर है तो इसके जो आंसर आएगा वो होगा रियल एंड इक्वल, क्योंकि दोनों जो फैक्टर्स हैं वो बराबर आ रहे हैं। x - 4 रिपीट हो रहा था। मैथ कंप्लीट हो गया। इसके बाद कंप्यूटर है। द नंबर सिस्टम यूज्ड बाय डिजिटल कंप्यूटर्स टू प्रोसेस क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। तो डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं वो बाइनरी नंबर्स का यूज करते हैं, सो बाइनरी नंबर्स इज द करेक्ट आंसर। What do we call a computer program that can spread across computers and networks by making copies of itself? तो ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम वायरस कहलाता है जो अपनी कॉपीज खुद ही बनाता चला जाता है। इन अ डेटाबेस टेबल अ सिंगल रो इज कॉल्ड। किसी भी डेटाबेस टेबल के अंदर सिंगल रो को हम रिकॉर्ड कहते हैं, सिंगल कॉलम को हम फील्ड कहते हैं। Which of the following is an output device? इनमें से मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, बाकी स्कैनर, माउस, कीबोर्ड जो है इनपुट डिवाइसेस हैं, प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस होती है, साउंड सिस्टम भी एक आउटपुट डिवाइस होते हैं। RAM stands for random access memory. B is the correct answer. Which of the following is a web browser? Google Chrome is an example of web browser. The brain of the computer is called CPU, यानी कि central processing unit. Which of the following is an example of system software? System software की example है operating system. बाकी जो है वो एडिशनल सॉफ्टवेयर है, लेकिन सिस्टम को रन करने वाला सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूआरएल का क्या मतलब होता है? यूआरएल का मतलब होता है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। विच डिवाइस इज यूज्ड टू कनेक्ट अ कंप्यूटर टू द इंटरनेट? कंप्यूटर को अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट करना चाहते हैं तो दरमियान में डिवाइस यूज होगी मॉडेम। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन ए कंप्यूटर इज, तो बाइट एक छोटा यूनिट है लेकिन सबसे छोटा नहीं, इससे भी छोटा यूनिट है बिट।
तो बिट इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्च इंजन, तो इनमें से सर्च इंजन जो है वो गूगल है। तो यहां पर कंप्यूटर का पोर्शन भी होता है कंप्लीट, बाकी के भी जो पार्ट्स रहते हैं वो भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे। आप लोग एमके प्रिपरेशंस और एमके पब्लिकेशंस को सर्च कर सकते हैं तमाम न्यू जॉब्स के लिए, तमाम न्यू जॉब्स की तैयारी के लिए, तमाम पास्ट पेपर्स को देखने के लिए, अच्छे लेक्चर्स के लिए। ये ऑथेंटिक सोर्सेज हैं और हमारे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट दिन रात इन पर मेहनत कर रहे हैं बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट देने के लिए। उम्मीद है इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।